साल 2024 का पहला महीना यानी जनवरी खत्म होने को है, लेकिन इस महीने का सबसे बड़ा डिस्काउंट अभी बाकी है। जी हां, टेस्टबुक आपके लिए लेकर आया है एंड ऑफ जनवरी सेल, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। नमस्कार सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में, जहाँ पर हम करने वाले हैं आपके मॉक टेस्ट की तरह। मैंने आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके समक्ष रखूंगे, जिनके माध्यम से आप सब अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंटली फरवरी में हम कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है, रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज जो मैं आप सभी के समक्ष लेकर के आ रही हूँ। फरवरी की जो आपकी टाइमिंग्स है सेम है, मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे लाइव क्लासेस आपकी होंगी। और इन लाइव क्लासेस में, क्योंकि शुक्ल जी की पुस्तक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस पुस्तक की जो भाषा है वो क्लिष्ट है, कठिन है, जिसके कारण इसकी हम शुरुआत तो कर देते हैं पढ़ने की, लेकिन उसमें से कितनी चीज़ें हमें समझ में आई और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सीरीज शुरू कर रही हूँ, जिसके कुछ सेशन हम यूट्यूब पर करेंगे, कुछ सेशन हम ऐप पे करेंगे। जो फ्री सेशन है, दोनों ही सेशंस आपके, ये टाइमिंग्स आपके फ्री सेशन की टाइमिंग्स है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो सीरीज होती है, किसी भी तरह की कोई भी सीरीज जब हम शुरू करते हैं तो वो सीरीज में सीक्वेंस होता है, ठीक है, 1 2 3 4 करके। तो वो सीक्वेंस अगर आपका टूटता है तो कहीं ना कहीं तारतम्यता आपकी तैयारी की टूट जाती है। तो उस बुक को हम जो कहेंगे उसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ेंगे, तो उसकी निरंतरता बहुत ज़रूरी होगी। उसके लिए आप सभी टाइमिंग्स नोट रखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पेड सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी के समक्ष ये हेल्पलाइन नंबर है 8045888812, जहाँ पर आप अपनी जून JRF की अकॉर्डिंग आप डिटेल में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नेट का जो आपका सिलेबस है उससे आपकी सेट की तैयारी भी हो जाती है। जो भी आपके बीच में सेट के एग्ज़ाम्स आते हैं उन सेट के एग्ज़ाम्स को आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में PGT की तैयारी में हिंदी का जो आपका सिलेबस है नेट का, वो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आपकी सहायता करता है। तो आप सभी के लिए सारी इन जो भी ऐप पे क्लासेस होती हैं, या आप बात करें कि भाई जो भी आपकी क्लासेस फ्री वाली क्लासेस यूट्यूब पे हों, चाहे ऐप पे हों, या पेपर 1 या पेपर 2, सभी क्लासेस और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो जानकारी है आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिलेगी। कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से आप इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसे आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हम आपके समक्ष आपके 30 क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर आपका ये टेस्ट बनाया है। 30 प्रश्न होंगे आज के इस सेशन में, और 30 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप सभी को ध्यान से पढ़ना है और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। पोल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। पोल वाले क्वेश्चंस जो है वो आपको ऐप पे मिलेंगे, ठीक है। फ्री ऐप सेशन जो होता है वहाँ पर पोल और लीडर बोर्ड की व्यवस्था जो है वो सारी की गई है आपके लिए। तो फ्री सेशन आप ऐप पे ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। स्त्री नाटककार की जो स्त्री लेखिकाएं हैं नाटककार के रूप में, उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं। प्रजा ही रहने तो, बिना दीवारों का घर, उत्तर उर्वशी और नेपथ्य राग, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही का चयन करना है और आंसर करना है। बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4 और 1 और 2, ठीक है। जो सही आंसर आप सभी के समक्ष है वो है आपका, एक तो बिना दीवारों का घर स्त्री नाटककार की रचना, दूसरा है आपका नेपथ्य राग, ठीक है। जब आप इसका डिटेल में एनालिसिस करें, अभी तो क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं तो सीधा ऑप्शन पे जा रहे हैं, आप इसको डिटेल में एनालिसिस करें तो कौन सी रचना किसकी है, उस आधार पे भी इसका विश्लेषण जो है वो प्रश्नों का किया जा सकता है। जो मोस्ट ऑफ मेरी बहुत सारी वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा विश्लेषण आधारित प्रश्न है, जिसमें हम डिटेल से पढ़ते हैं। अभी तो क्योंकि टेस्ट है तो सीधा सीधा आंसर और क्वेश्चन पे हम चलेंगे।
अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवाद उक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? यानी कि चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के द्वारा कहे गए संवाद या चाणक्य के द्वारा कहे गए कथन कौन से हैं? संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यव्रत के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4 और 2 और 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चाणक्य ने कौन से कथन कहे हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो चाणक्य का वेरी इंपॉर्टेंट कथन आप सभी को चंद्रगुप्त नाटक में देखने को मिलेगा कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। ठीक है, तो ये स्वरूप आपका चाणक्य का नीतिपरक कथनों में से आपका आता है। दूसरा है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन जो है आपको देखने को मिलेंगे चाणक्य के द्वारा कहे गए। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित निबंध नहीं है। कौन से नहीं है? अस्मिता के लिए किस किस को नमन करूं, अंगद की नियति, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। तो विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित निबंध इसमें से कौन से नहीं है? ठीक है, जो नहीं है वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि भाई है वाले को आप टाल दीजिए। ठीक है, अगर आपने विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों के नाम वगैरह सब पढ़े हों तो आप कर सकते हैं इस प्रश्न को। ये इस तरह के प्रश्न आप कहेंगे कि मैम विद्यानिवास मिश्र जी का तो हमारे सिलेबस में जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यही एक निबंध लगा हुआ है। देखिए, जो रचनाकार होते हैं, कोई भी विधा अगर आपके डिटेल में लगी हुई है वहां से तो उस विधा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी निबंध वाली जो यूनिट है आपकी, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें हर विधा का उद्भव विकास लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे उपन्यास विधा का उद्भव विकास है, नाटक का उद्भव विकास है, निबंध का उद्भव विकास है, कहानी का उद्भव विकास है, आलोचना का उद्भव विकास है। तो वो जो उद्भव विकास वाली है, यानी कि जैसे निबंध विधा का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हो, उस विकास में किन किन रचनाकारों, किन किन लेखकों का स्वरूप देखने को मिला, तो वहां पर इनकी रचनाएं और रचनाकारी आपको देखना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्यानिवास मिश्र जी के स्वरूप में तो कौन सा नहीं है, किस किस को नमन करूं, विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है। दूसरा आप देखेंगे, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। ठीक है, ये आपका विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है। अस्मिता के लिए और अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सी आत्मकथाएं दलित आत्मकथा की श्रेणी में नहीं आती? आज की आती, तिरस्कृत, पानी बीच मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया। इनमें से कौन सी जो है वो इसमें नहीं आती? बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं जो है वो कौन सी नहीं है। जब नहीं है पूछा गया है तो आज के अतीत, तिरस्कृत तो आप सभी परिचित होंगे, ये वाली आत्मकथा तो आपकी दलित आत्मकथा में आती है। ये दलित आत्मकथा में नहीं आएगी। और बिन पानी, पानी बीच मीन
प्यासी, ठीक है, पानी के अंदर रह करके भी मछली प्यासी है। तो ये दोनों आपकी दलित आत्मकथाएं नहीं है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता क्या है? ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना करना। सूफी प्रेम काव्य जो है, सूफी प्रेम काव्य की क्या मुख्य विशेषताएं हैं जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे जब प्रेम मार्गी यानी कि प्रेम के मार्ग का अनुसरण करते हुए, सूफी काव्य क्या है? संत काव्य और सूफी काव्य ये दोनों किसकी स्वरूप में आती हैं? कौन सी काव्य धारा से? निर्गुण काव्य धारा से निकली है। जब निर्गुण की आई है तो सगुण ईश्वर वाला जो कॉलम है ये आपका हट जाएगा, ठीक है। और फिर नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, तो ये वाला पॉइंट भी आपका हट जाएगा क्योंकि इसमें ईश्वर को नायिका के रूप में माना गया है। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा विशेषताओं में? पहला और तीसरा। कथानक रूढ़ियां इसमें हिंदू घरों की कथानक को लेकर के और सूफी काव्य में दिखाया गया, जिसके माध्यम से क्या होगा, दोनों स्वरूप जो हमारे सामने है समन्वय करने का प्रयास जो है वो किया गया। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप में विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहा गया है। प्रतिभा के विषय में उक्त कथन जो है वो किसका है? ये भारतीय काव्य शास्त्र से आपको देखने को मिलेगा। जो काव्य के लक्षण आप पढ़ते हैं तो आचार्य कुंतक, पंडित जगराज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। लक्षण हेतु प्रयोजन आप 3 चीजें पढ़ते हैं तो वहां पर आप सभी को वहां से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, ये जो महत्वपूर्ण कथन यानी कि शक्ति के रूप में प्रतिभा को रूपायित किया है किसने भी? आचार्य मम्मट ने। यानी कि मम्मट ने प्रतिभा को क्या कह करके पुकारा है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो प्रतिभा को इन्होंने शक्ति का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? दंडी, धनंजय, रुद्रट और अभिनव गुप्त। ठीक है, किसने रसों की संख्या जो है वो 8 मानी है? तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप भरत मुनि की बात करते हैं, रस संप्रदाय के संस्थापक आपके भरत मुनि जी हैं, उन्होंने तो मूल रूप से रस जो है वो 8 ही बताए। ठीक है, उन्होंने नाटक के संदर्भ में नाट्य शास्त्र के अंतर्गत 8 रसों का स्वरूप किया है। इनमें से किस आचार्य का स्वरूप जो है वो रस के रूप में? तो दंडी ने रसों की संख्या जो 8 है उसी का समर्थन किया है। इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। आइए, रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत में समाप्त हुआ। रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही पर्याय है। रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। बताइए कौन सा कथन सही है? रिचर्ड्स के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जब आप रिचर्ड्स की पुस्तक रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत, रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के बारे में आप पढ़ते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपसे सही कथन पूछा है कि जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। बाकी के तीनों जो है वो गलत है, क्योंकि मनोविज्ञान से भी संबंध है और आलोचनात्मक लेखन का कार्य जो है वो 19वीं सदी में इनका शुरू हुआ था। इस तरह से आपके ये बाकी के ऑप्शन है। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? जॉर्ज लुकाज, एचटा पाउंड, डेनियल बेल और जॉक देरिदा। बिंबवाद का संबंध किस आचार्य से है? किस स्वरूप में किन्होंने
किस पाश्चात्य आचार्य ने बिंबवाद का वर्णन किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को ध्यान भी होगा, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। जब पंत जी की हम बात करते हैं तो वैसे ही एजरा पाउंट के विचारों से वो प्रभावित भी थे। बिंबवाद का संबंध एजरा पाउंट से। अगला है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए जनजातियों का विस्थापन का खतरा, सत्ता के प्रति मोह, जल जंगल जमीन पर अधिकार। बताइए। 30 प्रश्न करेंगे हम आज के इस टेस्ट में और आप देखिएगा आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो के अंत में मुझे आप बताइएगा, सेशन के अंत में, वीडियो समाप्ति के बाद आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं, यानी कि 30 में से आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, ईमानदारी से, कोई वो नहीं, क्योंकि किसी के नंबर से किसी और का JRF क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आपकी खुद की मेहनत आपकी ईमानदारी से होगा। तो आप बताइएगा कि 30 में से आपने कितने प्रश्न सही किए, वीडियो समाप्ति के बाद में कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लास्ट में। तो आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना जो है वो नहीं आपसे पूछी है। तो सत्ता के प्रति आदिवासी विमर्श जो है वो मोह नहीं दिखाता, सत्ता के प्रति मोह नहीं है उसको, कि भाई वो अपने जो अधिकारों के लिए कार्यरत है और उसी स्वरूप में आगे बढ़ता है। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई और स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष के बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा ना मिले। उपरोक्त कथन जो है वो किस लेखिका का है? रमणिका गुप्ता, मनु भंडारी, प्रभा केतन और महादेवी वर्मा। बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण कथन जो है वो स्त्री विमर्श से जुड़ा हुआ कथन है और स्त्री विमर्श के स्वरूप में हम महादेवी वर्मा जी को सबसे पहले जानते हैं। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सतीत्व ही स्त्रीत्व है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व का स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण। इसमें से कौन सा स्त्री विमर्श की मूल संस्थापनाओं में से नहीं है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्त्री विमर्श की मूल स्थापना जो है वो नहीं है। तो सतीत्व का समर्थन जो है वो स्त्री विमर्श नहीं करता। ठीक है, स्त्री विमर्श जो है वो सतीत्व का समर्थन नहीं करता। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की असहमति रही? श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। किससे जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है, जो अम्बेडकरवाद पढ़ते हैं आप, अंबेडकर दर्शन पढ़ते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि वाली यूनिट के अंतर्गत, तो वहां से आपका एक क्वेश्चन है कि भाई उनके विचारों में से कौन सा विचार इसमें मेल नहीं खाता। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो, कि भाई आप अपने अधिकारों के प्रति जो है वो जागरूक हैं, क्रांति कर रहे हैं, लेकिन क्रांति में हिंसा, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं जानते थे। गांधी जी और अंबेडकर जी इस बात में एकमत हमें नजर आते हैं कि जो विचारात्मक शैली में, कि भाई अहिंसा का जो प्रयोग है वो हो। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की ये है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तियों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये किस ग्रंथ के लिए प्रकट किए हैं ये विचार? साकेत, सांध्य हटन, कामायनी और प्रिय प्रवास।
कि खड़ी बोली में लिखा गया एक ऐसा काव्य है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संस्कृत के शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। कौन सा स्वरूप है? हेलो, हाँ भाई, अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर हम ऊबर से आ जाएंगे। ठीक, ठीक, ठीक है, ओके, अच्छा, ठीक, ठीक है, फिर हम आ जाएंगे। ओ, हाँ हाँ, अभी मेरा सेशन चल रहा है। ठीक, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य जो है अभी तक नहीं निकला। ये महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रिय प्रवास, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है, जिसमें आपको द्रुत विलंबित छंद की, शार्दुल विक्रीडित छंद की, संस्कृत के महत्वपूर्ण वर्ण वृत्तों का स्वरूप देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध जी की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा है, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार। इसमें से कौन सी रचना जो है वो मुक्तिबोध जी की नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुक्तिबोध जी की रचना शुद्ध कविता की खोज जो है, ये आलोचनात्मक रचना जो है आपको मुक्तिबोध जी की देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है, जो न रोटी खाता है। ठीक है, मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद मौन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने आदमियों का जिक्र किया है उन्होंने। तो महत्वपूर्ण स्वरूप में 3 आदमियों का जिक्र इन्होंने रोटी और संसद इस छोटी सी कविता के माध्यम से राजनीतिक व्यंग्य का स्वरूप इसके अंतर्गत दिया है। धूमिल जी समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में से आते हैं। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन जो है वो किस रचना की भूमिका से लिया गया है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र। इंपॉर्टेंट कथन। कि समाज में मनुष्य को जो है उसके गुणों के अनुरूप जाना जाए, ना कि उसके अनुवांशिक या वंश के आधार पर जो भी उसको ख्याति प्राप्त है उस आधार पर नहीं। तो मनुष्य उसी पद का अधिकारी हो जो अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसे वो दिखा पाता है। ठीक है, तो उपरोक्त कथन जो है वो किस रचना में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल याद आ जाना चाहिए था कि भाई जैसे कर्ण का इसमें अपमान किया गया, कर्ण की ख्याति के स्वरूप में दिनकर जी ने लिखा है। जब कर्ण जो है वो अर्जुन से गदा युद्ध के लिए जाता है तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुम कौन हो, ठीक है, किस वंश के हो। ऐसे ही हर कोई आकर के और अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकता है। ठीक है, जब तीर चलाने की बात आती है तो तब जो है वो द्रोणाचार्य आपके दुर्योधन जो है आगे आते हैं और उसे एक गांव दे करके और अपना मित्र घोषित करते हैं और उसे अर्जुन, क्योंकि वो चाहते थे। तो अब वहाँ पर जो है इसके माध्यम से बताया गया है कि भाई वंश और इसके आधार पर जो है वो उसकी प्रतिभा को कहीं ना कहीं नकारा गया था। तो दिनकर जी ने रश्मि रथी अर्थात कर्ण को ध्यान में रख करके इस रचना को लिखा है और कर्ण के स्वरूप को उजागर किया है। तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होई रे, मैं कहता आंखें देखी तू कहता कागज की देखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? ठीक है, नहीं है वाला बताना है। अनुभव को महत्व देना, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा करना, लोक ज्ञान की महत्ता और सहज बात को सहजता से कह देना। बताइए।
तो कबीर जी की पंक्तियां हैं और कह रहे हैं कि भाई तेरा और मेरा मन जो है वो एक कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तुम जो है, मैं कहता हूँ आंखों देखी, ठीक है, मैं आंखों देखी पर विश्वास करता हूँ, तू कहता कागज की लिखी, अर्थात तुम तो जो लिखी लिखाई शास्त्रीय बातें हैं केवल उन पर विश्वास करते हो, और मैं जो बातें कह रहा हूँ वो मेरी क्या है, अनुभव पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या बात कहना चाह रहे हैं कि बाह्य आडंबर को कौन सी इसमें नहीं है। तो इन मंतव्यों के आधार पर आप देखेंगे अनुभव को महत्व दिया जा रहा है, जो आंखों देखी अर्थात अनुभव, और लोक ज्ञान का महत्व है, ठीक है भाई, संसार में रह करके उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, सहज बात को सहज ढंग से कह देना, ठीक है, बिना किसी लाग लपेट के वैसे कह देना। बाह्य आडंबर जो है, जो बाहरी दिखावा है, उसकी प्रतिष्ठा इस पंक्तियों के माध्यम से नहीं की गई। और वैसे भी आप देखेंगे जो संत कवि हुए हैं, कबीर जी, उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। लक्ष्मी दासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस और कितने चराहे। बताइए। वेरी गुड, सभी को, सभी से अनुरोध है सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रामचंद्र शुक्ल जी की जो सीरीज है वो शुरू हो रही है आपकी कल फरवरी से, और फरवरी के इस वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो सीरीज रहेगी उसमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है, उसमें आपको निरंतर बने रहना है। आपके टाइमिंग्स क्लासेस के नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके कुछ सेशंस आपके यहाँ पर होंगे, कुछ ऐप पे होंगे जो फ्री सेशन है, तो आप सभी कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है, कि भाई हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लिया, हम क्वेश्चंस जो है ऐप पे करेंगे, तो ये दोनों मर्ज होकर के चलेंगे, दोनों फ्री सेशन, तो दोनों फ्री सेशंस जो है आपको अटेंड करने हैं। तो लक्ष्मी दासिन जो है निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र हैं? वो आपके मैला आंचल की पात्र है। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित करके नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन सा है? विषाक्त, कामना, सज्जन और प्रायश्चित। मानवीय प्रवृत्तियों को, मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं या मनोविकार हैं, जैसे जो भी मन के विकार, जैसे आपके शुक्ल जी ने निबंध लिखा है, वैसे ही जो मनोविकार हैं उनको क्या कर दिया भाई, पात्र के रूप में उपस्थित कर दिया, ठीक है। तो उससे जुड़ा हुआ इनका कौन सा नाटक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे मानवीय प्रवृत्तियों या मनोविकारों को पात्र के रूप में जो उपस्थित किया गया है, उस स्वरूप में आपका कामना नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का, जिसके अंतर्गत इस तरह का विवरण आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट जी का नहीं है? विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा और नारद की वीणा। कौन सा नाटक जो है वो उदय शंकर भट्ट का नहीं है?
तो यहाँ पे आप देखेंगे उदय शंकर भट्ट जी का जो नाटक है ये आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण जी का है, नारद की वीणा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्धारित किया है कि क्या उन्होंने अपने जो भाव और मनोविकार वाला निबंध है उसमें क्या बताया। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। उपयुक्त में से कौन सा शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो ऑप्शन है इसमें से क्या निर्धारित उन्होंने अपने इस निबंध में नहीं किया है। ठीक है, क्या मंतव्य नहीं है, मतलब वो इनके माध्यम से क्या नहीं कहना चाहते, ये आपको बताना है। तो अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध जो है इनका करुणा के अंतर्गत शुक्ल जी जो है करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं का जो स्वरूप है गलत है, क्योंकि आवश्यक है। ठीक है, करुणा की जब बात आती है तो भी जो मन में करुणा उमड़ती है वो सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति, सामाजिक लोगों, किसी को भी देख करके उनको, तो करुणा का प्रसार के लिए सामाजिक जीवन की स्थिति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए ये वाला जो है आपका पॉइंट गलत हो जाएगा, तो ये मंतव्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल, वय, संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी और जयवर्धन। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, तो संधि अर्थात जोड़ना, जिसमें बाल्यावस्था और आपकी जो किशोरावस्था है इन दोनों के जुड़ाव के साथ। ठीक है, वय संधि क्या हो गई, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का जुड़ाव, तो उस जुड़ाव के साथ मन में उठने वाले जो बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उनका मनोवैज्ञानिक चित्रण जो है वो किसके अंतर्गत किया गया है, शेखर एक जीवनी। अगे जी ने शेखर एक जीवनी के माध्यम से शेखर के जो बाल्यावस्था की जो जिज्ञासाएं हैं उनके स्वरूप को दिखाते हुए किशोर मन की अवस्थाओं को दिखाया है। मैला आंचल के उपन्यास के पात्र नहीं है। प्रशांत, कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमति दास, हरगौरी सिंह और मंगला। कौन जो है मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो उपन्यास है इसके पात्र नहीं है। तो मैला आंचल में कौन से पात्र नहीं आते, तो आप देखेंगे श्रीधर और सरस्वती। सरस्वती जो है आपके शेखर एक जीवनी के अंतर्गत आती है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। इस यथार्थ को लेकर चलने वाला विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। तो नई कहानी क्या है, इसको लेकर के ये जो परिभाषा दी है, ये नई कहानी के संदर्भ में किस लेखक ने नई कहानी की ये परिभाषा दी है कि नई कहानी जो है वो आग्रहों की कहानी नहीं, प्रवृत्तियों की कहानी हो सकती है, जिसमें जीवन के यथार्थ बोध को और उस यथार्थ को लेकर चलने वाले जो निम्न मध्य वर्ग है, विराट मध्य वर्ग है, उसका जो अपनी जीवन शक्ति के माध्यम से उन परिस्थितियों को झेल रही है। तो ये स्वरूप जो है वो किसने बताया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्वरूप है कमलेश्वर जी जो नई कहानी के संदर्भ में उन्होंने अपने ये वक्तव्य प्रस्तुत किया है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। ये अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद जी की ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में ये बात कही है। सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग और सिंदूर की होली।
इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने जो साहित्य में वांछनीय नहीं है, तो आपने किस नाटक की भूमिका में जयशंकर प्रसाद जी के जो वक्तव्य है उसके लिए लक्ष्मी नारायण जी ने ये जो स्वरूप है सन्यासी के अंतर्गत ये बात जो है वो कही है कि भाई क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं उनकी विषय वस्तु जो है वो ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, ठीक है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को और पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। ये संवाद अंश जो है किस नाटक का है? लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। अपकर्षण अर्थात जो डिस्टेंस, दूरी, मतलब जिसके आकर्षण का विलोम शब्द आप अपकर्षण जो है वो कर देंगे। बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण, तो ये गौतम बुद्ध वाले स्वरूप से प्रभावित मोहन राकेश जी का नाटक है लहरों का राजहंस, जिसमें नंद का स्वरूप जो है वो सौदरानंद के स्वरूप में ये व्याख्यायित हुआ है। अगला प्रश्न है, अभिजातीय वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? बहुत विश्लेषण आधारित प्रश्न है। कैद, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी और उड़ान। ठीक है, अभिजात्य वर्ग अर्थात उच्च वर्ग, उच्च वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण जो है वो किसमें दिखाया गया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे उच्च वर्गीय स्वरूप में लेकर के, और अंजो दीदी जो आपके उपेंद्र नाथ अश्क जी का स्वरूप नाटक में आता है, जिसमें मशीनीकरण और साथ ही साथ उच्च वर्ग में की जिंदगी जो है वो एक महान स्वरूप में दिखाई गई है और जीवन को घड़ी की सुइयों से जो है उसकी तुलना इसके अंतर्गत अंजो दीदी के माध्यम से, अंजलि के माध्यम से की गई है। प्रातः और संध्या जो है उसकी दो सुइयां हैं। ठीक है, इस तरह से समय का व्याख्यान किया गया। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग जो है वो है? ठीक है, ये नाम जो है ये उनके 4 भागों में से कौन से नंबर पे आता है? चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद में आपके आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम होमवर्क क्वेश्चन की बात करेंगे जो मैंने आपको कल दिया था, और उसके बाद में आपको एक नया होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी मैंने हिंदी महत्वपूर्ण कथनों की जो सीरीज चला रखी है 40 सेकंड का वीडियो है। ठीक है, 40 सेकंड्स का, 1 मिनट से भी कम। ठीक है, तो 40 सेकंड का है, उसमें आपको एक कथन बताया जा रहा है और उस एक कथन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा है जो मैंने अपलोड आज आपकी हो गई है। उसमें पहले वाले का आंसर है और दूसरा नया कथन है, तो उस एक कथन को जरूर याद करते जाइएगा। वो हिंदी के महत्वपूर्ण भाषा संबंधी जो कथन है उनकी सीरीज है। आपको टेलीग्राम पर उसका लिंक जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, सबसे पहली कड़ी है हरिवंश राय बच्चन जी के जो आत्मकथा है उसकी पहली कड़ी के स्वरूप में क्या भूलूं क्या याद करूं आती है। अगला है अंतिम प्रश्न, मुक्तिबोध जी की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह और हंसराज रहबर। मुक्तिबोध की
आत्मकथा। तो मुक्ति बोध की आत्मकथा, इस रचना के लेखक जो हैं वो हैं आपके विष्णु चंद्र शर्मा जी। ठीक है, विष्णु चंद्र शर्मा जी ने मुक्ति बोध जी की आत्मकथा इस स्वरूप में रचना लिखी है। तो इसी तरह की इन प्रश्नों की, जो भी आपने विषय वस्तु आधारित प्रश्न देखे हैं, विषय वस्तु आधारित प्रश्नों को पढ़ने के लिए, या ये प्रश्न हमारे कैसे सही हो, उसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना होता है। तो उसके लिए आपका पेड सेशन जो है, फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है आपके ऐप पे। पेड कोर्स की क्लासेस जो है आपकी शाम को 5 बजे होती हैं। हिंदी की क्लासेस 5 से 6:30 आपकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लाइव क्लासेस एकदम आप अटेंड कर सकते हैं। साथ में आप किसी वजह से छूट भी जाए तो आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, और सारी चीज़ें साथ में, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं ऐप पर जुड़ करके। तो ऐप पर जुड़ने के लिए आपके समक्ष ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8045888812। ठीक है, अब है आपकी होमवर्क क्वेश्चन की बारी। तो कल मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, विष्णु विलास जो है वो किसकी रचना है? विष्णु विलास किसकी रचना है? ये कल का अपना होमवर्क क्वेश्चन है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में किसकी रचना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर भी किया, क्योंकि वीडियो समाप्ति के बाद में मैं कहती हूँ कमेंट सेक्शन में देना, ताकि मुझे पता चले कि भाई किसने किसने आंसर किया है, नाम के साथ आपका आ जाता है। और अब आपका जो आज का नया होमवर्क क्वेश्चन होगा वो भी दूंगी, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स इसका आंसर अभी देना चाहे, जो भी अभी जुड़े हैं, तो वो बताइए। जी हाँ, तो विष्णु विलास जो है ये लाल कवि की रचना है। रीतिकाल के कवि हैं लाल कवि, जिनका अगर आप पूरा नाम देखें तो गोरेलाल पुरोहित के नाम से ये रीतिकाल में जाने जाते हैं। गोरेलाल पुरोहित। ठीक है, आज का क्वेश्चन है, आज का होमवर्क क्वेश्चन है, रीतिकाल परंपरा का अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? शुक्ल जी किसे मानते हैं? अंतिम श्रृंगारी कवि जो है शुक्ल जी ने किसे माना है? रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे स्वीकार करते हैं? इस होमवर्क क्वेश्चन के आंसर के साथ में आपसे मुलाकात होगी इसी समय, जो आप सभी को यहाँ पर टाइमिंग दिखाई दे रहा है। ऐप और दोनों के टाइमिंग फ्री क्लासेस हैं, ऐप पे भी आपकी फ्री क्लासेस होती हैं, तो इनका नोट कर लीजिए। और आपसे नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उसमें मैं इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी और एक नई सीरीज शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता अनुनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।